चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है ऑल द प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स जो फॉलो किए गए थे टू फ्रेम ए प्रोग्रेसिव एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटिन्यूज टू गाइड इंडिया टुडे। बट आई वुड सजेस्ट कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझने से पहले यू शुड नो द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर 3 ऑफ द लक्ष्मीकांत, जिसपे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप वो वीडियो पहले देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक की एस्पेक्ट रहा है हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। और हमें पता होना चाहिए कि जो सेल्फ रूल और स्वराज की बातें अर्ली 1900 से स्टार्ट हो चुकी थी बाय लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक। एंड देन 1922 में आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने भी स्ट्रेस किया था कि वी शुड हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन दीज लाइन्स ओनली 1930s के आसपास कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड स्ट्रांगली रेज की जाने लगी। एंड एज पर द बुक 1934 में फर्स्ट टाइम एम एन रोइन, जो एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के पाइनियर हुआ करते थे, रेज द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। देन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस टाइम की लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी और एक तरह से जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर रही थी, उन्होंने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड करी। देन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे डिक्लेयर किया कि वी शुड हैव अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे इलेक्ट होगी। मीन्स अडल्ट फ्रेंचाइजी जो अभी हमारा इलेक्शन प्रोसेस है ना, कि एवरी अडल्ट हैव ए राइट टू वोट ऑन दैट बेसिस। फिर 1939 में बताया गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये जो अबाउट डिक्लेरेशन थी उसको एक तरह से रीइटरेट किया वाई ए फॉर्मल रेजोल्यूशन। कह सकते हैं कि जो 1939 तक एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड थी वो काफी स्ट्रांग हो चुकी थी। अब ब्रिटिशर्स ने उस चीज को कैसे रिस्पॉन्ड किया? पहली बात तो वी शुड नो कि 1939 मींस वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा है एंड ब्रिटिशर्स वांट टू गेन द सपोर्ट ऑफ इंडियंस। एंड इस वजह से उनको कुछ प्रपोजल्स सेंड करने पड़े इंडिया में इन टर्म्स ऑफ अगस्त ऑफर, क्रिप्स प्रपोजल एंड लेटर ऑन द कैबिनेट मिशन। बट हमें पता होना चाहिए कि जो अगस्त ऑफर, जो अगस्त 1940 में सेंड किया गया था, उन्होंने फॉर्मली फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड को। बट अगस्त ऑफर को डिनाई कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी, क्योंकि वो फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा था, डोमिनियन स्टेटस की बातें हो रही थी। तो उसके बाद क्रिप्स प्रपोजल आता है। ये कह सकते हैं कि नेगोशिएशंस का नेक्स्ट स्टेप था। क्रिप्स प्रपोजल 1942 में आता है। उसमें फिर अगेन ब्रिटिशर्स ने इटरेट किया कि हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। बट उसमें भी अगेन प्रोविजंस कुछ ऐसे थे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग का तो मेन पर्पस था कि उनको पार्टीशन चाहिए था, तो वो 2 कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज की बात कर रहे थे। नेक्स्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल डेलीगेशन इंडिया में भेजा विद द नेम ऑफ कैबिनेट मिशन। उसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मेंबर्स थे बेसिकली, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, क्रिप्स जो पहले भी आए थे, एंड देन एवी अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन ने एक तरह से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली किस तरह से बनाई जाएगी उस स्कीम के बारे में बात करी है। एक पॉइंट हमें याद रखना चाहिए कि जो कैबिनेट मिशन ने जो 2 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का आइडिया था, उसको तो बेसिकली रिजेक्ट कर ही दिया था। बट फिर भी कैबिनेट मिशन ने जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, उसको बाय एंड लार्ज इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों ने समहाउ एक्सेप्ट किया था। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का कंपोजिशन क्या था। अगेन एक पॉइंट याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली किस प्लान के अंडर फॉर्म हुई थी? कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। तो अगर यहाँ पे आ जाता है कि माउंटबेटन प्लान या वेवल प्लान या क्रिप्स मिशन, तो वो चीज़ें गलत होंगी। हमें ये पॉइंट याद रखना है कि दैट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है? ये नवंबर में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी, नवंबर 1946 में। एज पर द प्लान कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 389 सीट्स होनी थी, जिसमें से 296 वर फॉर ब्रिटिश इंडिया एंड 93 वर फॉर द प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया मतलब डायरेक्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या क्राउन रूल के अंडर आता था, एंड प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम के जो राजा महाराजा थे वो गवर्न कर रहे थे। ब्रिटिश इंडिया में भी जो 296 सीट्स थी, उसमें से 292 गवर्नर प्रोविंसेस की थी एंड 4 वर द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे करंट जो इंडियन स्टेट्स हैं, उस तरह का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसके लिए गवर्नर प्रोविंसेस थे जो डायरेक्ट गवर्नर के अंडर आते थे। एंड जो करंट जो यूनियन टेरिटरीज वाला सिनेरियो है, वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस का था, मतलब जो वाइसराय के अंडर गवर्न होते थे, इनकी अपनी इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह नहीं होती थी। ठीक है?
देन जो ये सीट्स का अलॉटमेंट होना था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो ये पॉइंट याद रखना है कि जो सीट अलॉटमेंट था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ऐसा कोई फिक्स्ड अलॉटमेंट नहीं था, पॉपुलेशन बेस्ड था, अराउंड 1 सीट पर मिलियन पॉपुलेशन। और अगेन जो सीट्स थी वो 3 कम्युनिटीज के अमंग डिवाइड होनी थी, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। मुस्लिम्स एंड सिख्स के अलावा जो सारी कम्युनिटीज थी वो जनरल में आ गई थी, लाइक हिंदू, क्रिश्चियंस, एससी, एसटी एटसेट्रा। ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, मेंबर्स जो इलेक्ट हुए थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे। प्रोसेस फॉलोड वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाइज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम भी यूज हुआ था। क्यों? क्योंकि जैसे सिख कम्युनिटी का कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए जो वोट डालने वाली जनता थी वो सिख्स थे, मतलब मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली, तो सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे चल रहा था। और प्रिंसली स्टेट से जो 93 सीट्स आनी थी दैट वर ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशन, मतलब नॉमिनेशन और कह सकते हैं कंसेंसस के बेस पे, यहाँ पे इलेक्शंस नहीं थे। तो ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो पार्शली इलेक्टेड थी एंड पार्शली नॉमिनेटेड थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि दैट वाज नॉट कंप्लीटली इलेक्टेड बॉडी, पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड। और साथ में जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो अपने आप में इलेक्ट हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइजी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने पढ़ा था कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर लिमिटेड फ्रेंचाइजीज का सिस्टम था, मतलब अराउंड 10 to 14% पॉपुलेशन वोट डाल सकती थी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज लाइक एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, टैक्सेशन, प्रॉपर्टी एटसेट्रा। देन जुलाई अगस्त 1946 में कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं। नेशनल कांग्रेस को 208, देन मुस्लिम लीग को 73 और अदर्स के पास 15 सीट्स आती हैं। मीन्स जो ब्रिटिश इंडिया की जो 296 सीट्स थी वो इस तरह से डिवाइड होती हैं। जब इनिशियली इलेक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के तो जो 93 सीट्स जो प्रिंसली स्टेट्स के पास आनी थी वो वैकेंट रहती हैं, बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टी नहीं लिया था उस टाइम, दे स्टेड अवे। ठीक है, देन अब हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो इलेक्शंस थे वो डायरेक्ट नहीं थे, बट स्टिल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, बिकॉज उसमें जो मेंबर्स थे वो ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से आ रहे थे, इंक्लूडिंग वुमेन। और हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि 28 मेंबर्स एससी के भी थे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इट वाज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। वुमेन जैसे सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, ये सब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की मेंबर्स हुआ करती थी। एक बात ये याद रख सकते हैं कि उस टाइम के जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इंक्लूडेड थे एक्सेप्ट महात्मा गांधी जी। गांधी जी वाज नॉट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की वर्किंग क्या थी। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के इलेक्शंस 1946 जुलाई अगस्त में हो चुके हैं। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग होती है 9th ऑफ दिसंबर 1946। तो जैसे कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं उनमें से जैसे फर्स्ट मीटिंग वाली डेट 9th दिसंबर 1946 वी शुड नो। फर्स्ट मीटिंग में मुस्लिम लीग ने अगेन बाइकआउट किया बिकॉज उनको तो पार्टीशन चाहिए था। तो 207 मेंबर्स ने फर्स्ट मीटिंग को अटेंड किया। जो टेम्परेरी चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंच प्रैक्टिस उनको टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था। देन दिसंबर 11 1946 जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दोबारा से मीट करती है तो दे चोज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज देयर परमानेंट चेयरमैन। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसके 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचारी। अब पर्पज क्या रहा होगा कि एच.सी. मुखर्जी वाज ए क्रिश्चियन और कह सकते हैं कि माइनॉरिटी लीडर, एंड वी.टी. कृष्णामाचारी ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। तो टू इंश्योर इंक्लूसिविटी, एफिशिएंसी एंड रीजनल बैलेंस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने 2 वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्ट किए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसकी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात हुई है वो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बेसिकली एक रिजोल्यूशन और कह सकते हैं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट थी दैट वाज मूव्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऑन 13th ऑफ दिसंबर 1946। ये डेट भी याद होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने बेसिकली जो हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो कोर वैल्यूज और कह सकते हैं कि फंडामेंटल्स और फिलोसॉफी को इंस्पायर किया। इसमें क्या क्या बातें हुई हैं कि इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक स्टेट। सोवरेन मतलब कि सेल्फ गवर्नेंस होगी,
that no external force will direct the India, and it will be republic, means there will be a elected head, means no more crown rule or no monarchy. Then India will be union of territories. यूनियन का मतलब है कि एक कॉमन पॉलिटिकल एंटिटी, मीन्स जहां से उसके जो टेरिटरीज और कह सकते हैं कि स्टेट्स वो सेपरेट नहीं किए जा सकते। जैसे हमारा जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 1 है वो भी बात करता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। उस यूनियन की जो टेरिटरीज होंगी वो ऑटोनॉमस होंगी इन टर्म्स ऑफ वेरियस गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज, बट विद रेजिडरी पावर्स। अब जो हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रेजिडरी पावर्स किसके पास है? सेंटर के पास है। तो हमें बस ये याद रखना है कि जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी अच्छी बातें हुई हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड है, बट एक जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो यही है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बात हुई थी कि रेजिडरी पावर्स जो हमारी स्टेट्स और ऑटोनोमस टेरिटरीज होंगी उनके पास रहेगा, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में जो रेजिडरी पावर्स हैं वो सेंटर के पास है। रेजिडरी पावर्स क्या होती है बेसिकली, अगर किसी को नहीं पता हो तो, जैसे 7 शेड्यूल 3 लिस्ट की बात करता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट के अलावा कोई भी ऐसे न्यू टॉपिक्स होते हैं जो इनमें से किसी भी के अंडर लाई नहीं करते। फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी इमर्जिंग टॉपिक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन इमर्जिंग टॉपिक है, तो वो सारे रेजिडरी टॉपिक्स में आते हैं और उन पे जो लॉ मेकिंग पावर है वो एक तरह से सेंटर के पास है करंट में, लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बोला गया था कि ये स्टेट्स के पास रहेगी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये है कि जो जितनी भी पावर्स हैं स्टेट के पास, इंडियन स्टेट के पास, वो सारी पावर्स लोगों से ड्राइव्ड हैं, आर ड्राइव्ड फ्रॉम द पीपल, मीन्स पीपल आर द अल्टीमेट अथॉरिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द इंडियन स्टेट, अल्टीमेट अथॉरिटी। ठीक है। और जो अभी हम प्रेम्बल में देखते हैं कि बात होती है लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, फ्रीडम एटसेट्रा, वो लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। माइनॉरिटीज, बैकवर्ड, ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस, ओबीसी, इन सब के सेफगार्ड्स की बातें की थी। एंड देन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब है कि जो हमारा इंडियन स्टेट है उसकी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को कोई हार्म नहीं कर सकता, तो वो हर एक कंडीशन में इंडियन स्टेट अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, अलाइनिंग विद द इंटरनेशनल लॉज। ठीक है। देन प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, ये जो हमारा वासुदेव कुटुंबकम वाली फिलोसॉफी है उसकी बात की गई है। ये जो रिजोल्यूशन था ये अनएनिमसली अडॉप्ट कर दिया गया किया गया था, मीन्स इस पे किसी ने कोई अपोज नहीं किया, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे सबने एग्री किया और फाइनली ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ 22 जनवरी 1947 को। तो ये डेट याद होनी चाहिए। कह सकते हैं कि इसमें दो डेट्स इंपॉर्टेंट है कि ये रेजोल्यूशन मूव कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को, और अडॉप्ट कब कर लिया गया है, 22 जनवरी 1947 को। दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वो ही हमारा करंट प्रियम्बल है। कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंस्पायर किया, और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद ही तो प्रियम्बल लिखा गया है ना। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो मॉडिफाइड वर्जन है वही हमारा प्रियम्बल है। ठीक है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट बात होती है रोल ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिपेंडेंस एक्ट बेसिकली जो माउंटबेटन प्लान और पार्टीशन प्लान आया था उसके बाद ये एक्ट पास हुआ था, जिसके फीचर्स हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर 1 में पढ़े थे। तो बेसिकली इस इंडिपेंडेंस एक्ट से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अभी तक हम देख रहे थे कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स एलोकेटेड थी इन द इनिशियल कैबिनेट मिशन प्लान, बट इनिशियली ये वैकेंट थी, प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया था, बट 1947 आते आते प्रिंसली स्टेट्स ने ग्रेजुअली ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था। तो इंडिपेंडेंस एक्ट से क्या 3 मेन चेंज हुए हैं वो देखते हैं। पहली बात तो कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को अभी एक फुली सॉवरेन बॉडी बना दिया गया, एक फुली सॉवरेन बॉडी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिख सकती है विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। साथ ही जो ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी लॉज पास किए थे उनको भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एब्रोगेट कर सकती है, मतलब नलीफाई कर सकती है। देन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को एक लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया गया,
मीन्स इट एक्टेड एज अवर फर्स्ट पार्लियामेंट। मतलब अब ऑर्डिनरी लॉज जो बनेंगे वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना सकती थी फॉर द गवर्नेंस ऑफ द इंडियन डोमिनियन, क्योंकि अब इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर इंडिया का पार्टीशन हो चुका है, दो कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज बन चुकी हैं, एक इंडियन डोमिनियन के लिए, एक पाकिस्तान डोमिनियन के लिए। तो इंडियन डोमिनियन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी दैट विल फॉर्म ऑर्डिनरी लॉज टू गवर्न द डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली दो फंक्शंस हो गए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी तक चल रहा है विच वाज चेयर्ड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड सेकंड फंक्शन वाज एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी और लॉ मेकिंग बॉडी, जिसको चेयर कर रहे थे जीवी मावलंकर एज आ स्पीकर। जैसे अभी हमारा लोकसभा है, लोकसभा में चेयरमैन कौन होते हैं? स्पीकर बोला जाता है ना, तो द सेम वे जीवी मावलंकर बिकेम द फर्स्ट स्पीकर। और जो स्ट्रेंथ 389 होनी थी इनिशियली एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, दैट वाज रिड्यूस्ड टू 299 आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट, क्योंकि जो एरियाज पाकिस्तान में चले गए थे तो मुस्लिम लीग के मेंबर्स जो पाकिस्तान वाले एरिया से बिलोंग कर रहे थे दे विथड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, एंड फाइनली जो स्ट्रेंथ थी दैट वाज रिड्यूस्ड टू 299। तो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखना है कि इंडिपेंडेंस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को सोवरेन बॉडी बना दिया फुली, और इट बिकेम ए लेजिस्लेटिव बॉडी, एंड देन फाइनल स्ट्रेंथ वाज रिड्यूस्ड टू 299। अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग और लॉ मेकिंग के अलावा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कुछ और फंक्शंस भी परफॉर्म किए। वो क्या थे? इंडियन डोमिनियन से रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग थी वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंडर ही थी। तो जो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप है उसको रेटिफाई किया गया मई 1949 में। अब कॉमनवेल्थ नेशंस क्या है? अराउंड 56 कंट्रीज की एक ग्रुपिंग है जो किसी न किसी टाइम पे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आया करते थे। ठीक है, तो इंडिया ने कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को रेटिफाई किया ये डेट याद रखनी है कि मई 1949 में किया है। देन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947। मतलब ऐसे याद रख लेना कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो रहे हैं, तो उससे जस्ट पहले हमें फ्लैग चाहिए, नेशनल फ्लैग। तो ये डेट थी कि जुलाई 22 1947। देन 24 जनवरी 1950, जब एक तरह से कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की लास्ट मीटिंग जब हुई थी, तब नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। तो 24 जैन 1950 को तीन काम किए हैं: अडॉप्शन ऑफ नेशनल एंथम एंड सॉन्ग, एंड इलेक्शन ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के टोटल 11 सेशंस हुए थे ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years 11 months एंड 18 days। 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई, एंड 26 जैन 1950 से एक तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो गया। बट कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया, बट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली स्टिल कंटिन्यूड वर्किंग एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट और टेम्परेरी पार्लियामेंट तब तक जब तक हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट इलेक्ट होके नहीं आ गई है इन अप्रैल 1952। मीन्स 26 जनवरी 1950 से जो अप्रैल 1952, जब पार्लियामेंट विद टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, फोर्स में नहीं आ गई, तब तक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम कर रही थी फॉर सेफ ट्रांजिशन टू द करंट पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की क्या क्या कमेटीज थी? मतलब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब काम कर रही है तो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए वेरियस कमेटीज बना दी गई थी। तो उसमें से कुछ 8 मेजर कमेटीज हैं, उनके बारे में हमें पता ही होना चाहिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी को कौन हेड कर रहे थे। ठीक है, वेरियस माइनर कमिटीज भी थी, बट जो मेजर कमिटीज हैं उनके बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 कमिटीज थी जिनको जवाहरलाल नेहरू जी हेड कर रहे थे: यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी। यूनियन पावर्स कमेटी है अबाउट कि यूनियन की पावर्स क्या होंगी, सेंटर की क्या ओवरऑल पावर्स होंगी। देन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी मतलब सेंटर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर और कह सकते हैं कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग है। देन स्टेट्स कमेटी है, ये जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ नेगोशिएशन है ना उसके बारे में है। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि विद इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब हम प्रिंसली स्टेट्स के साथ नेगोशिएशन की बात करते हैं तो उसको हेड कर रहे थे पंडित नेहरू। देन जब हम बात करते हैं कि 15 अगस्त 1947 से 1950 के बीच में जब प्रिंसली स्टेट्स का जो इंटीग्रेशन हुआ है उसमें सरदार पटेल का एज ए होम मिनिस्टर काफी अहम रोल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है कि विद इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब प्रिंसली स्टेट्स की नेगोशिएशन की बात हो रही थी तो वो कमेटी के हेड थे पंडित नेहरू। लेकिन ओवरऑल जब हम बात करते हैं कि आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तो सरदार पटेल जी का एज ए होम मिनिस्टर
काफी इंपॉर्टेंट रोल आया है इन द इंटीग्रेशन ऑफ द अराउंड 562 प्रिंसली स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। ठीक है, देन 2 कमिटीज थी जिनको सरदार पटेल इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हेड कर रहे थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो स्टेट्स का ओवरऑल गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग है। देन एक काफी इंपॉर्टेंट कमेटी थी, जैसे जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स होंगे, माइनॉरिटी और ट्राइबल्स के क्या राइट्स होंगे, जो एक्सक्लूडेड एरियाज हैं उनके राइट्स वगैरह, तो ये सब के बारे में जो कमेटी बात कर रही थी उसको भी सरदार पटेल हेड कर रहे थे। और इस जो कमेटी के 5 सब कमिटीज भी थी, जिसमें से जैसे 2 इंपॉर्टेंट सब कमिटीज हैं कि फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जिसको हेड कर रहे थे जेबी कृपलानी, एंड देन माइनॉरिटीज सब कमेटी जिसको हेड कर रहे थे अच्छी मुखर्जी। ठीक है, 2 कमिटीज के नाम भी याद रख लेंगे। देन नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग कमेटी। ऑब्वियसली ये मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी थी, इसको डिटेल में भी देखेंगे आगे। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयर कर रहे थे और ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि जो वेरियस कमिटीज हैं उनके इनपुट्स को लेना और उसको एक तरह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल ड्राफ्ट में इंक्लूड करना। ठीक है, देन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमेटी, इन दोनों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड कर रहे थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी का काम था कि जैसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जितने भी रूल्स फॉलो किया जाएंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग डिसीजंस लेना एटसेट्रा। एंड देन स्टीयरिंग कमेटी, ये एक तरह से जितनी भी कमेटीज थी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करती थी। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हमारी क्या 1946 जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुए थे ना, तो उसके बाद 1 साल बाद ऑलमोस्ट ये ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई है 29 अगस्त 1947, इस तरह से याद रह जाएगा। देन इसके 7 मेंबर्स थे, तो ये 7 जो फिगर है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इतना बेसिक नंबर है कि पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाए कि ड्राफ्टिंग कमेटी हैड 8 मेंबर्स और 9 मेंबर्स तो वो गलत हो जाएगा बिकॉज इट हैड 7 मेंबर्स, और 7 मेंबर्स में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो चेयर कर रहे थे। बाकी मेंबर्स के नाम ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक बार ग्लांस कर लो सो दैट कि अगर एग्जाम में कुछ आता है तो हम इलिमिनेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके मेंबर्स थे एन गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव एंड टी कृष्णाचारी। तो थोड़ा विजुलाइज हो जाएगा कि अच्छा ये मेंबर्स थे। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा कि जो हमारे अदर नॉन लीडर्स हैं लाइक जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी, जो मेजर कमिटीज को हेड कर रहे थे, तो वो बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स में से नहीं है। ठीक है, बस इतना भी ध्यान रखोगे तो भी क्वेश्चन ठीक हो सकता है। देन इसका फर्स्ट ड्राफ्ट आया है फेब 1948 में, मींस अगस्त 1947 में सेटअप हुई है, और फर्स्ट ड्राफ्ट आ गया है फेब 1948 में, मींस विद इन 6 मंथ्स फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर हो गया है। देन सेकंड ड्राफ्ट फिर वही अक्टूबर 1948 में ऐसे चल रहा है। तो फाइनल ड्राफ्ट एक तरह से आया है, फाइनल ड्राफ्ट नवंबर 1948 में, और फिर उसके बाद जब फाइनल ड्राफ्ट आ गया है तो उसकी फिर वेरियस रीडिंग्स स्टार्ट हो गई हैं। फिर धीरे-धीरे जब रीडिंग्स होती हैं तो सजेशंस आते हैं इन और डिफरेंट डिफरेंट अमेंडमेंट्स होते हैं, तो वो प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो 14 नवंबर 1949 को एक तरह से लास्ट सेशन स्टार्ट होता है, 11th सेशन कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली का, और इस लास्ट सेशन में एक मोशन मूव किया जाता है बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दैट कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड। तो जब ये मोशन मूव किया गया तो ओवरऑल इस मोशन को एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया ऑन 26 नवंबर 1949, और कह सकते हैं कि हमारा जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो पास हो गया है। इसका यही मतलब है कि ड्राफ्ट पे अब फाइनली मेंबर्स के और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर आ गए हैं कि इस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये जो 26 नवंबर 1949 है, ये एक तरह से हमारा डेट ऑफ इनेक्टमेंट है, मीन्स इस डेट पे हमारा फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर हो चुका है, रेडी हो चुका है, और इसी डेट को प्रियम्बल में भी मेंशन किया गया है एज ए डेट ऑफ अडॉप्शन एंड इनेक्टमेंट। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें प्रियम्बल में याद रखना है कि कौन सी डेट है, 26 नवंबर है या 26 जनवरी है। 26 नवंबर है 1949। ठीक है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनके तैयार हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि जो फाइनल ड्राफ्ट बनके तैयार हुआ है, जिसको 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और प्रेसिडेंट ने फाइनली साइन किया, उसमें एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स थे ओरिजिनली। तो ये सारे जो फिगर्स है ना, ये हमें पता होने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे, तो आई थिंक वहाँ पे 390 आर्टिकल्स मेंशन थे, तो हमें पता होना चाहिए कि इनिशियली 395 थे। देन एक न्यू इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है कि जो 26 नवंबर की डेट है,
उसको 2015 से एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मीन्स संविधान दिवस। क्यों? वो जनरेट अवेयरनेस अमंग द सिटीजन्स अबाउट अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये मोदी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि 26 नवंबर को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो उस टाइम लॉ मिनिस्टर का भी काम कर रहे थे, उनका जो इतना प्रोमिनेंट रोल रहा है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट ही इज नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन नेक्स्ट बात होती है इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया एंड इनेक्ट हो गया, लेकिन उसका इन्फोर्समेंट नहीं हुआ है। मीन्स क्या है कि सारे प्रोविजंस अभी अप्लाई नहीं हुए हैं। कुछ प्रोविजंस जो 26 नवंबर 1949 को ही इन्फोर्स हो गए थे, वो है सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, जिसने जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अपने आप काम कर रही थी एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट, देन टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल्स। ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से प्रोविजंस थे जो 26 नवंबर 1949 इटसेल्फ से ही इन्फोर्स हो गए थे। ठीक है, बाकी रिमेनिंग प्रोविजंस थे वो इन्फोर्स हुए हैं 26 जन 1950 से। अब देखो, 26 जन 1950 से क्यों हुए हैं? क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली थी, उन्होंने 26 जनवरी उसको कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की वजह से चूज किया था, और इस 26 जनवरी 1950 को डेट ऑफ कमेंसमेंट बोला जाता है, और इट इज सेलिब्रेटेड एज ए रिपब्लिक डे। देखो, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जो 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। तो इससे पहले हम लोग डोमिनियन स्टेटस पे एग्री कर रहे थे, बट 1930 को हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने डिसाइड कर लिया था कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस से नीचे और पूर्ण स्वराज से नीचे सेटल डाउन नहीं करना। और ये 26 जन 1930 को पूर्ण स्वराज सेलिब्रेशन का जो डिसीजन था, ये लिया गया था दिसंबर 1929 के जो लाहौर सेशन में। ये मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, बाकी डिटेल्स आप वहां से पता लग जाएंगी। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जैसे ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स में आता है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दोनों अबोलिश कर दी जाते हैं एज पर द आर्टिकल 395। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमने बोला ना कि टोटल 395 आर्टिकल्स थे, जो लास्ट आर्टिकल है वो इसी बारे में बात कर रहा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इनका अभी इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है। इनका जो भी इफेक्ट था वो ऑलमोस्ट इंडिया के लिए खत्म हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। देन नेक्स्ट है एक और इन्फॉर्मेशन है, दो आई थिंक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस, मीन्स जैसे पुरानी बात है कि जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उसी ड्यूरेशन में जो कांग्रेस ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई, जिसके 8 मेंबर्स थे और जिनको चेयर कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। इस कमेटी का पर्पस क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनेगी अंडर द प्लान ऑफ कैबिनेट मिशन, तो उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए बेसिकली मटेरियल प्रिपेयर कर रहे थे कि भाई किस तरह से काम करेगी, क्या-क्या प्रोविजंस हमें लेके आने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिकली इन्होंने भी एक रिज़ोल्यूशन पास किया था, जो हमारा जो कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रिज़ोल्यूशन जिसमें जिसकी बात की है, तो वो ऑब्जेक्टिव रिज़ोल्यूशन बेसिकली जो एक्सपर्ट कमिटी की जो इनपुट्स थे, उन्हीं से इंस्पायर्ड था। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है? और ओवरऑल फिर हमें पता ही है कि कह सकते हैं कि जो एक्सपर्ट कमिटी थी, उनकी इनपुट्स से रिज़ेम्बल कर रहा था जो ऑब्जेक्टिव रिज़ोल्यूशन, एंड देन ऑब्जेक्टिव रिज़ोल्यूशन ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंस्पायर किया, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फिर हमारा प्रिएम्बल बना। तो ओवरऑल कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो ये कांग्रेस कमेटी थी, इसका जो रोल है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था इन डिसाइडिंग नेचर ऑफ आवर करंट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? इतना ध्यान रख लेना। अब कुछ अदर फैक्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो सील और सिंबल था, वो एलिफेंट था। देन सर बी एन राव थे, वो लीगल एडवाइजर का काम कर रहे थे। मतलब ऐसे ध्यान रख लेना, बी एन राव मतलब राय दे रहे थे अपनी। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट नेम है, याद भी होना चाहिए। ठीक है? एच बी आर अयंगर ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सेक्रेटरी की तरह काम किया। देन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके कैलीग्राफर थे, जिन्होंने इटैलिक स्टाइल में कैलीग्राफ किया।
देन ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन किया गया था शांति निकेतन के आर्टिस्ट इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड बोहर राम मनोहर सिन्हा। तो बेसिकली जैसे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरिजिनली हैंड रिटन है, मतलब दैट इज नॉट प्रिंटेड। तो जो हैंड रिटन है उसका ब्यूटिफिकेशन भी किया गया है विद आर्ट एंड क्राफ्ट कह सकते हैं। बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर्स की इमेजेस हैं, पेंटिंग्स को मेंशन किया गया है लाइक अजंता की पेंटिंग आई थिंक, एंड देन हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक अशोका, अकबर, शिवाजी। हिंदी वर्जन की जो कैलीग्राफी थी वो वसंत कृष्ण वैद्या ने की थी। डेकोरेशन अगेन नंदलाल बोस ने की है। अब लास्ट पोर्शन है हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रेफर करता है ऑफिशियल हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द ओरिजिनल इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ओरिजिनल ड्राफ्टिंग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हुई थी वो इंग्लिश में हुई थी। सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस वर इन इंग्लिश। तो जो ओरिजिनली जो ड्राफ्ट अडोप्ट हुआ था वो इंग्लिश में था। दो हिंदी ट्रांसलेशन एग्जिस्ट करता था बट वो लीगली बाइंडिंग नहीं था। तो फाइनली 58th अमेंडमेंट इन 1987 में एक न्यू आर्टिकल ऐड हुआ 394 ए इन लास्ट पार्ट 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने एक तरह से हिंदी टेक्स्ट को ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट बना दिया। कहने का मतलब है कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसकी भी उतनी लीगल बैकिंग है जितनी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन की है। मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर इक्वली बाइंडिंग। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स का इक्वल लीगल स्टेटस है। ये है इसका मतलब। तो ओरिजिनली कह सकते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी टेक्स्ट अवेलेबल नहीं था। 26 जनवरी 1950 को हिंदी ट्रांसलेशन भी अवेलेबल था बट ओरिजिनली वो ऑथोरिटेटिव नहीं था, मतलब उसकी वो लीगली बाइंडिंग नहीं था। बट ओवर द टाइम जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी भी है और इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हिंदी प्रमोशन की बात की गई है। कह सकते हैं कि जो इंडिया में जो हिंदी टेक्स्ट है वो बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होता है। तो उन्हीं नीड्स को फुलफिल करने के लिए इसको हिंदी टेक्स्ट को ऑथोरिटेटिव और कह सकते हैं कि एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है। और ये काम किसके अंडर में हो रहा है? जो प्रेसिडेंट है उनको ये सारी अथॉरिटी है कि वो अपने अंडर हिज अथॉरिटी वो इसका पूरा ट्रांसलेशन करवाएंगे और जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं और जो भी लैगिंग है एक्चुअली इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में और हिंदी ट्रांसलेशन में उसको कवर अप करने का काम होगा। वो सारा प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के अंडर होता रहेगा ओवर द टाइम। तो अभी ये मान के चलते हैं कि जैसे जितने भी जब भी कभी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंग्लिश में है तो उसमें जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं तो हिंदी जो वर्जन है उसमें भी उन अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी कोई कंफ्यूजन होता है तो जो रेफरेंस पॉइंट है उसका काम तो इंग्लिश वर्जन करता है। ठीक है। तो इंग्लिश वर्जन बेसिकली रेफरेंस पॉइंट का काम करता है एंड अभी जो हिंदी टेक्स्ट है वो भी अथॉरिटेटिव है इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इतना काफी है। देन लास्ट पार्ट एक और बच गया वैसे, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, मीन्स डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे, साथ में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का यूज नहीं हुआ था। वही इनडायरेक्ट इलेक्शंस विद लिमिटेड फ्रेंचाइजी वाला केस जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था जब हम कंपोजिशन की बात कर रहे थे। देन इट वाज नॉट ए सोवरेन बॉडी। सोवरेन बॉडी क्यों नहीं थी? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रोल है वो इसके फॉर्मेशन पे था। जैसे कहते हैं ना कि जो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर ये असेंबली फॉर्म हुई थी। देखो ये एक क्रिटिसिज्म है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमेशा याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एक सोवरेन बॉडी थी और उसको सोवरेन स्टेटस जो मिला था वो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से मिला था। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बेसिकली। देन इट वाज टाइम कंज्यूमिंग, 2 साल 11 महीने 18 दिन एज पर सम एक्सपर्ट्स ये बहुत लंबा टाइम था। तो ये तो खैर कोई वैसे रीजन नहीं है। तो इसको ड्रिफ्टिंग कमेटी भी बोला गया है। जैसे बाकी अदर कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि 4 मंथ्स में कंप्लीट हो गया था बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत टाइम लिया था। ठीक है। देन इट वाज डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें हमने देखा कि मैक्सिमम सीट्स थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास थी, अराउंड 208। देन लोअर पॉलिटिशियन की डोमिनेंस थी। ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो या तो लोअर थे, पॉलिटिशियंस थे।
नेक्स्ट हिंदू डोमिनेशन। अगर कम्युनिटी वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो अराउंड 163 सीट्स थी वो हिंदूज के पास थी। इन टर्म्स ऑफ जैसे हम देख रहे थे ना कि सीट्स का डिवीजन 3 कम्युनिटीज, सिक्स मुस्लिम्स और जनरल के बीच में हुआ था। तो जनरल में भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हिंदूज की थी। तो ये भी एक पॉइंट है जिस पे क्रिटिसाइज किया गया है। ओवरऑल जैसे क्रिटिसिज्म की पॉइंट कभी-कभी जैसे कभी एनालिसिस आता है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, तो उस सिनेरियो में हम इन क्रिटिसिज्म पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। बाकी जैसे कोई मेजर याद रखने वाली चीज़ नहीं है इसमें। अब फाइनली बस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, चाहे तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का कुछ भी क्रिटिसिज्म हो, कुछ भी हो, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने हमें एक ऐसा प्रोग्रेसिव एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जो आज भी इंडिया को गाइड कर रहा है और एक्टिंग एज ए लिविंग ट्री और ब्रीदिंग ट्री। मतलब उसके जो प्रोविजंस हैं वो इस तरह से हैं कि लास्ट 75 ईयर्स से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव कर रहा है, इंडियन स्टेट को गाइड कर रहा है और जो भी मॉडर्न नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहा है और न्यू अमेंडमेंट्स और न्यू पार्ट्स ऐड होते जा रहे हैं। जैसे ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे, तो अभी 25 पार्ट्स हैं। एक इनिशियली ड्रॉप हो गया था एंड देन 4 न्यू वर एडेड, तो अभी करंट 25 पार्ट्स हैं। तो ये सारी डिटेल्स हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ओवरऑल इस लेक्चर में हमने बात करी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, उसका क्या रोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड कहाँ से स्टार्ट हुई, उसका कंपोजिशन क्या था, मतलब कितनी सीट्स होनी थी, क्या स्ट्रेंथ होनी थी, किस प्लान के अंडर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने की कितनी कमेटीज थी, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने ड्राफ्टिंग के अलावा और क्या काम किया था, लाइक इट एक्टेड एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, एंड देन लास्ट वाज द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था एंड इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, like, subscribe and share with other aspirants. Wish you all the best. God bless you all. Thank you.